नमस्कार दोस्तों। फेसबुक लाइव आने में थोड़ी देर हो गई। बहुत कुछ तकनीकी के मामले में थोड़ा कच्चे हैं, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि ठीक से आए, मगर हुआ नहीं। फेसबुक से हम करने की कोशिश कर रहे थे मगर हुआ ही नहीं, तो अब फिर वापस फ़ोन से कर रहे हैं। और फ़ोन में थोड़ी दिक्कत है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कैमरा उठाकर यहाँ रख रहा हूँ। तो एक ख़ास चीज़ लाया हूँ आपके लिए, रुकिए। घंटी लाया हूँ, घंटी। ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है, इसे भी बजनी चाहिए। ये भी बजने लगी है। दोनों घंटियाँ आपको बजा रहा हूँ यहाँ पे। क्यों बजा रहा हूँ अभी बताता हूँ। क्या है कि बजट पेश होने वाला है और टीवी पे तमाशा चल रहा है, और हम ये घंटी आपके लिए इसलिए बजा रहे हैं ताकि कोई ना कोई जाग जाए, इसलिए हम घंटी बजा रहे हैं। अगर आपके पास घंटी है तो आप भी घंटी बजाते रहिए। गोदी मीडिया ने क्या किया है कि झूठ का, आपको झूठ बताने के लिए पहले वो झूठ का पुलिंदा लेकर आया, अब झूठ का उड़न खटोला लेकर आया है, ऊपर लेके आया है। पहले ही आप उसे देखते हुए अधर में लटके हैं, अब आप हवा में लटके रहेंगे। तो इसलिए हम ये घंटी बजा रहे हैं ताकि आप ज़मीन के नीचे आपकी नज़र जाए कि कहीं ज़मीन खिसक तो नहीं रही है। तो इसलिए हम घंटी बजाते हुए फेसबुक लाइव शुरू कर रहे हैं। ये काश अगर कोई और हमारे पास कोई चीज़ होती तो हम यहाँ पे ऐसे टांग देते तो और अच्छा लगता देखने में। ये घंटी बहुत सुंदर है। वैसे ये कर्नाटक में जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं वहाँ से हम लेकर आए हैं, और ये बहुत ही सुंदर है। देखिए क्या इसकी खूबसूरत डिज़ाइन है, और इसको स्पर्श करने में भी बहुत सुंदर है। बहुत ही नरम घंटी है ये एक तरह से। तो मेरी नज़र अब इधर उधर होती रहेगी क्योंकि बहुत सारा डेटा पढ़ना है और आपको बताना भी है। अब देखिए कि बजट और आर्थिक सर्वे में कितना कम फासला होता है। इतना मोटा आर्थिक सर्वे लेकर सरकार आती है और उस पर चर्चा करने के लिए ढंग से 2-4 दिन का भी वक्त नहीं मिलता है, और वो चला जाता है। जब तक आप पढ़ते हैं उसकी हेडलाइन आप नज़र जाती है आप तक सुबह में, तब तक वित्त मंत्री के बजट का भाषण शुरू हो चुका होता है। अभी आपको टीवी देखने से कोई फायदा नहीं है। वही जो 20 साल से चल रहा था वही चल रहा होगा कि वित्त मंत्री इनसे मिलने गई हैं, उनसे मिलने गई हैं, झोले में बजट है कि किसी शुभ वस्त्र में बजट लपेट कर लाया गया है, कि अटैची में है कि बक्सा में है। इन्हीं सब चीज़ों का कवरेज हो रहा होगा, और इन्हीं रवायतों में टेलीविज़न पे बजट की चर्चा जो है वो गायब हो जाती है। और अभी बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे ही जो बजट को एक्सेलेंट, सुपर स्मार्ट 10 में 10 नंबर देने लग जाएंगे, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब 10 में 10 दे ही रहे हैं, तो मेरी हालत ऐसी क्यों है कि आप पूछ कर देखिए। बहुत चिंताजनक हालत है। 10,000 से भी कम कमाने वालों का देश भारत बनता जा रहा है। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, और अंदाज़ा भी होगा कि आपके आसपास के आम लोगों की सैलरी कितनी बढ़ रही है, क्या हो रहा है। फिर भी हमारा अंदाज़ा ये था कि जो सर्वे को लेकर अखबारों में हेडलाइनें छपेंगी वो बिल्कुल उसी के अनुरूप हैं। लेकिन आप उसे ध्यान से देखिए, कई जगहों पर हेडलाइन आपको मिलेगी कि दुनिया में जो मंदी है उसका असर तो है, लेकिन भारत इसके बाद भी दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन जाएगा। निर्यात घट जाएगा, लेकिन घरेलू मांग की वजह से हम दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। शायद ये पहली ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जो सबसे तेज़ गति से बढ़ेगी, जो निर्यात पर निर्भर नहीं होगी। आपने कभी सुना है ऐसा? तो मुझे भी, मेरा भी ज्ञानवर्धन कीजिए कि ऐसी कोई व्यवस्था बताइए, अर्थव्यवस्था बताइए जिसमें निर्यात के घटने की आशंका जताई जा रही हो, लेकिन घरेलू मांग के दम पर यह दावा किया जा रहा हो कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। यानी कि आप आयात कीजिए और उसके लिए आप डॉलर दीजिए, निर्यात कीजिए मगर निर्यात मत कीजिए और डॉलर भी मत कमाइए, फिर भी आप घरेलू मांग के आधार पर आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। है कि नहीं? आप समझ गए, इसलिए आप घंटी बजाइए। ठीक। तो हो क्या रहा है कि उसी हेडलाइन के नीचे आप ध्यान से देखेंगे, अभी कोई अखबार फेंकिए नहीं, देखिएगा आराम से, तो उसमें आपको अलग अलग तरह के संकटों, चेतावनियों, आशंकाओं की तस्वीर मिलेगी। जो दावे किए जा रहे हैं घर बनाने के, रसोई गैस देने के, ये सब पुराने दावे चल रहे हैं। इसमें भी बहुत बदलाव आ गया है। हम नहीं जानते कि जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लिए हैं उन्होंने लोन पर कितना पैसा उठाया, अपना जो हिस्सा लगाया, उससे उनकी क्या हालत है। रसोई गैस के सिलेंडर की हालत आपने देख ली है कि सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट आई है कि लोगों ने सिलेंडर का इस्तेमाल छोड़कर वापस लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो वही सब दावे चल रहे हैं योजनाओं के, मगर बहुत सारी योजनाएं गायब हैं। 8 साल से ये कहा जा रहा है कि हम जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे थे उसका अब फायदा दिखेगा। बीच में कोविड के कारण रुकावट आ गई थी, अब फायदे का समय आ रहा है। हर समय अब आ रहा है इनका, इस पर चलता है। तो कहां गया भाई स्मार्ट सिटी, कहां गई आपकी स्किल इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, मेक इन इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है? इस पर आप बात ही नहीं करते, इसका कोई डेटा ही नहीं देते कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या घरेलू मांग के आधार पर फल फूल रहा है। ये बता दीजिए कि आपने कौन सा ऐसा मॉडल बनाया है मैन्युफैक्चरिंग का, मेक इन इंडिया का, जो निर्यात पर आधारित नहीं है, घरेलू मांग पर आधारित है।
और अगर घरेलू मांग पर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तब फिर यहां के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी कमाई इतनी कम क्यों है? क्यों वो 10,000 से कम कमा रहे हैं? अभी अरुण कुमार ने वायर में क्या लिखा है? यही लिखा है ना कि जो ई श्रम पोर्टल आया है, ई श्रम पोर्टल, उसमें जिन 28 करोड़ मजदूरों ने अपना पंजीकरण कराया है, किस लिए कराया किसी को पता नहीं है। इस उम्मीद में कि कुछ पैसे आ जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय ई श्रम पोर्टल में जो भी रजिस्टर्ड हुए थे, पंजीकरण जो इन्होंने कराया था, उनके खाते में कुछ पैसे मिले थे, 500 या 1000 रुपए, ऐसे आप अखबार पुराना देख सकते हैं। लेकिन अब आप बताइए कि ई श्रम पोर्टल पर अरुण कुमार ने बताया है कि 28 करोड़ रजिस्टर्ड हैं, मजदूरों ने कराए हैं, और उनमें से 90% से ज्यादा, मैं बाद में आगे और पढ़कर बताऊंगा, 10,000 से कम कमाने वाले लोग हैं। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो सबसे तेज बढ़ने वाली है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सबसे कम कमाने वालों में शामिल होते जा रहे हैं, उसमें उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। क्या ये बात किसी ने आपको बताई? नहीं बताई। इसीलिए हम घंटी लेकर आए हैं। हमारे पास उड़न खटोला नहीं है। उड़न खटोला होता तो आपको हवा में ले जाते और आपको ऐसे ही घुमाकर चकमा दिखाते। चकमा दिखाना होता है बजट के समय। स्टूडियो को चमकदार बना देना, भूं भाएं हाय हुई होता रहता है और कोई जानकारी आपको मिलती नहीं है। उसमें से 4 लोग बैठ जाते हैं जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में, आपकी हालत के बारे में ईमानदारी उनके भीतर है नहीं। लेकिन आप देख लीजिए कि जो आपके आसपास के किस तरह के रोजगार पैदा हो रहे हैं, पता तो कीजिए, तो आपको पता चलेगा। तो स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब चीजों पर अब बात ही नहीं होती है। क्या ये सब उस समय के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के हिस्सा नहीं थे? राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या बजट का भाषण, सब में उसी तरह के दावे किए जा रहे हैं कि हर 1 महीने में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। आप लखनऊ ही चले जाइए, जो वहां का प्रमुख केपीएमजी, यही शायद नाम है, जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर जाकर देखिए कि लोग सुबह सुबह लाइन कितनी लंबी लगती है। कभी जाकर देखा ही ना, इतने सारे यूट्यूबर हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं वहां पर? देखिए कि आम गरीब लोग सुपर स्पेशलिटी इलाज कराने के लिए कहां भाग कर आ रहे हैं। अस्पताल बन रहे हैं, डॉक्टर कहां है, लोगों के इलाज में सुविधाएं कहां हैं? वो सब तो कुछ भी नहीं है। जो अस्पताल पुराना है, आप उसकी ही हालत अच्छी बेहतर बता दीजिए। उसकी हालत क्यों नहीं बेहतर बता रहे हैं आप? तो आप इमारतें बना रहे हैं, तो कह रहे हैं हम एक स्कूल बना दे रहे हैं और एक अस्पताल हर महीने बना दे रहे हैं। तो इस तरह के डेटा देखकर आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, स्किल इंडिया हो या स्मार्ट सिटी हो, आप सब गायब हैं। अब आते हैं जीडीपी पर, विकास दर पर। 21-22 का सर्वे देखिए, पुराना वाला, जो पिछले साल पेश हुआ था। उसमें क्या कहा गया कि 22-23 के दौरान, उसमें यही कहा गया ना 21-22 के सर्वे में, कि 22-23 के दौरान जीडीपी 8 से 8.5% हो गई। तो किस आधार पर दावा किया गया था? 8 से 8.5% की हेडलाइन तो छप गई होगी, हुई तो नहीं कभी। लेकिन उसके तुरंत बाद कितनी जीडीपी की भविष्यवाणियां आई, आप जरा सा गूगल सर्च कीजिए। सब में कभी 7%, कभी 6%, कभी 6.5%, कहीं 1% की कमी है तो कहीं 1.5% की कमी है, कहीं 2.5% की गिरावट है। तो 22-23 की जो जीडीपी है, कोई संस्था 6% बताती रही, कोई 6.5%। अब सरकार कह रही है कि 2022 और 23 की जो जीडीपी है, जो पिछला वित्त वर्ष है, उसकी जीडीपी 7% रहेगी। अगर इतनी हासिल हो जाती है, हालांकि और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि 6% रहेगी। अगर 7% भी हासिल होती है तो भी इकोनॉमिक सर्वे के अनुमान के हिसाब से 1 से 1.5% की कमी है। 8 से 8.5% का वादा किया गया था। और अब आप देखिए कि और अगर ये 2 से 6% की बात सही हो गई तो 2 से 2.5% की जीडीपी में कमी आएगी, जो आपके अनुमान थे 21-22 के आर्थिक सर्वे में। 2 से 2.5% की जीडीपी का कम हो जाना, उसके बाद भी ये हेडलाइन छपवाना कि हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, ये बहुत हिम्मत का काम है। सारे लोग फेल हो गए हैं, आप भी फेल हो गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम 1 नंबर से फेल हुए हैं, तो हम ही टॉपर हैं फेलियर में। कमाल है। अब आते हैं रोजगार के आंकड़े पर। इस साल के आर्थिक सर्वे में, और हर जगह छपा है प्रमुखता से, कि रोजगार बढ़ गया है ना। तो रोजगार बढ़ गया है। कोविड से पहले रोजगार का जो स्तर था उससे भी ज्यादा रिकवरी हो गई है। कमाल है। 10,000 से कम की नौकरियां इस देश में मिल रही हैं युवाओं को, और सरकार कह रही है कोविड से पहले जो बेरोजगारी का स्तर था उससे ज्यादा रिकवर कर गया हिंदुस्तान। तो अब बात यह है कि जो कम है, गिरावट आई है, उस गिरावट में कौन तेजी से बढ़ रहा है, जो ज्यादा ऊपर नजर आ रहा है, उस पर ताली बज रही है। आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से आप वो हासिल नहीं कर सके, 8 साल में हासिल नहीं कर सके। जो भी आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का दावा करते हैं, वो कहां आप हासिल कर सके। तो सर्वे में कहा है सरकार ने कि 2018-19 में बेरोजगारी की दर 5.8% थी, जो 2020-21 में 4.2% पर आ गई, यानी घट गई। 5.8% से घटकर 4.2% पर आ गई।
2020-21 का ये आंकड़ा है। 21-22 चला गया, 22-23 चला गया, अब 23-24 शुरू होने वाला है। 2 साल पहले का आंकड़ा देखकर बताया जा रहा है कि बेरोजगारी की दर में कमी आई है। कमाल ही है। आपको याद होगा कि 2018-19 में क्या हुआ था। लोकसभा का चुनाव आने वाला था, नौकरी एक मुद्दा बना था, तो उस मुद्दे को कैसे कुचल दिया गया। पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। यही बता देते कि कितने युवाओं को पकौड़ा तलने के काम में रोजगार मिला है, ये भी बता दीजिए। डेटा को लेकर ईमानदार रहना चाहिए। तो उस साल काफी बेरोजगार विवाद हुआ, और वो सर्वे था NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे सर्वे का था, NSSO का था। तो 2017-18 का सर्वे, उसकी रिपोर्ट आने वाली थी, जिसमें यह बताया गया था, जो अखबारों में खबर छपी थी, खासकर सुमेश झा की बिजनेस स्टैंडर्ड में, कि इसमें यह कहा जाएगा कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। हंगामा मच गया, लोकसभा का चुनाव नजदीक आने वाला था। सरकार ने कह दिया ये डेटा फाइनल नहीं है, और डेटा के रिलीज होने में देरी हुई। बाद में ये डेटा रिलीज होती है, लेकिन देरी होने से क्या हुआ कि NSSO के 2 गैर सरकारी सदस्य थे, PC मोहनन और JV मीनाक्षी, इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, बहुत लोग हैं स्टैंड लेने वाले, इनकी चर्चा उस समय हुई, लेकिन अब आप भूल चुके होंगे। इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि सरकार NSSO को, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO को गंभीरता से नहीं लेती है। बाद में 2019 के मई में यह रिपोर्ट आती है, जिसमें कहा जाता है कि शहरों में बेरोजगारी की दर 7.8% थी, और 7.8% को यह आता है, जिसमें NSO का डेटा आया, तब सरकार ने भी कहा कि 17-18 में बेरोजगारी की दर 6.1% थी। तब बहुत सारे आंकड़े, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मुझसे भी चूक ना हो जाए। और वो 45 साल में सबसे अधिक थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, कई अखबारों में छपा है। तो आज से कुछ साल पहले 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी हुआ करती थी, और अब बेरोजगारी की दर कम होने लगी है। कमाल है, ये हुआ कैसे? आपने GDP में तो कोई बड़ी छलांग मारी नहीं। तो 17-18 में बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे अधिक थी। इस बार के आर्थिक सर्वे में NSSO का आंकड़ा नहीं दिया गया है, PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का आंकड़ा दिया गया है, और दावा किया गया है कि 2020-21 में बेरोजगारी की दर 4.2% पर आ गई, जो 2018 और 19 की तुलना में कम है। अच्छा भाई, आज कितनी है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा बताता हूं। इसी साल जनवरी में, पिछले महीने में, बेरोजगारी की दर 7.1%। क्या यह भी कोई रिकॉर्ड है? 40 साल में सबसे ज्यादा, 50 साल में सबसे ज्यादा। इस बार के आर्थिक सर्वे में कहा गया कि 2018-19 में बेरोजगारी की दर 5.2% थी, जो 20-21 में 4.2% हो गई। 21-22 या 22-23 के लिए बेरोजगारी दर का कोई डेटा नहीं है। कोई सिस्टम होगा, लेकिन हम तो पूछ सकते हैं, क्या अखबारों में यह बात प्रमुखता से बताई गई है कि बेरोजगारी घटने का जो आंकड़ा है 2 साल पहले का है, इस साल का नहीं है, ना पिछले साल का है? इसका मतलब यह नहीं कि यार आज बेरोजगारी कम हो गई है। जो खबरें आप पढ़ रहे हैं बेरोजगारी कम होने की, आज नहीं कम हुई है। यह क्या बताता है? क्या यह सब बताया जाता है किसी हेडलाइन में? मुझे नहीं लगता है। आप चेक कीजिए, पढ़िए। तो आर्थिक सर्वे में एक तरफ क्या दिखाया जा रहा है कि GDP घटी है, तमाम चीजों के असर है, लेकिन रोजगार कम, बेरोजगारी घट गई है। यह कैसे होता है? GDP के घटने से बेरोजगारी बढ़ती है या घट जाती है? बताइए ना आप। इसलिए मैं घंटी बजा रहा हूं, घंटी। आप भी बजाएं घंटी। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो हेडलाइनें चल रही हैं, छप रही हैं, आप उन पर जरा सा ध्यान दीजिए। सवाल पूछिए कि जब GDP की दर आपके अनुमान से 8% से 7% पर आ गई है, यानी कम रही है, तब इस देश में बेरोजगारी की दर कैसे कम हो गई है? वो तो बढ़नी चाहिए, जैसा कि CMIE का आंकड़ा कहता है कि 7.1% है। तो इस साल जनवरी 2023 का हम बता रहे थे। तो कई लोग कहेंगे सरकारें नहीं मानती हैं CMIE का डेटा। ऐसा भी नहीं है। जब अच्छा होता है तब डेटा को गले लगाने में कोई पीछे नहीं हटता है। आपको 30 सितंबर 2022 के एक ट्वीट के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। यह ट्वीट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उन्होंने लिखा कि CMI, और उनका जो लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं, युवा शक्ति के प्रति प्रतिबद्धता एवं सरकार के प्रयासों का ही सुफल है कि CMIE के सर्वेक्षण 2016 में जो बेरोजगारी दर 18-19% थी, वह घटकर अब लगभग 2.7% हो गई है। लेकिन इसी CMIE का डेटा बताता है कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर देश में सबसे अधिक है, 37%। तो वहां के मुख्यमंत्री इस डेटा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो
एक तरह से आपको देखना चाहिए कि वैसे हाँ, एक ये भी ध्यान देने की बात है कि जो पीएलएफएस का जो सर्वे है वो अब एनएसओ कराता है, वही कराता है, उन्हीं का सर्वे है। तो खैर, तो अब क्या हुआ कि इस साल जनवरी 23 में बेरोजगारी की दर कितनी है इस साल, अभी पिछले साल कितनी है, आप इस आर्थिक सर्वेक्षण से नहीं जान पा रहे हैं। और अगले बजट में फिर आपको 1947 के बाद पता नहीं 57 का डेटा दे दिया जाए कि 2047 का हमने एक अमृतकाल का टारगेट रखा है, अब 47 के बाद 2057 का हम महाअमृतकाल का डेटा रख देते हैं। ये अमृतकाल चल रहा है कि जिसमें डेटा को देख के ही पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ी है। अमृत की तरह सत्यता तो नजर आनी चाहिए। तो आर्थिक सर्वेक्षण में क्या है जनवरी में कि भारत में बेरोजगारी की दर 7.1% है, जो सरकार का दावा है उससे 3% अधिक है। और शहरों में बेरोजगारी की जो दर है वो 8.6% है। और ब्लूमबर्ग के अनूप रॉय ने भी रिपोर्ट किया है कि सीएमआई का डेटा बता रहा है कि पिछले दिसंबर में बेरोजगारी की दर काफी बढ़ी थी। नवंबर में पिछले साल 8% थी और दिसंबर में बढ़कर 8.3% हो गई, जो पिछले 16 महीनों में सबसे अधिक थी। तो जब आप कमाल ये है कि आर्थिक सर्वे में अनुमान है जीडीपी के बढ़ने का 8 से 8.5%, वो नहीं हुआ, लेकिन बेरोजगारी जो है वो 8 से 8.5% हो जाती है। और राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में क्या कहा था कि देश में 100 में से 42 युवा बेरोजगार हैं। तब सरकार को इस तरह के आंकड़े क्यों नहीं देने चाहिए? जब बेरोजगारी के आप आंकड़े दे रहे हैं तो अभी का बताइए, पिछले साल का बताइए, वो तो आप नहीं बताते हैं। तो मीडिया के जरिए होता क्या है कि हम अखबार पढ़ते हैं, लेकिन अखबार पढ़ने से सबको अखबार पढ़ने आता है, ये बात सही नहीं है। कुछ लोग यूं ही पढ़ जाते हैं, बाल कटा रहे हैं अखबार पढ़ते रहते हैं, बस में बैठे हैं अखबार पढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़िए तो उसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है। जब आप ये पढ़ते हैं कि रोजगार बढ़ा है, बेरोजगारी कम हुई है, तो आपको समझ में ये बात आती है कि भाई किसकी कमाई बढ़ रही है, किस तरह की नौकरी आ रही है। ये तो बात कोई नहीं बताता है। अगर आप 2000 इस बजट में अगर आप सर्वे पहले तैयार कर रहे हैं तो ऐसी कौन सा तैयारी है आपकी कि आप इस बार जो आर्थिक सर्वे आप पेश कर रहे हैं पिछले साल के डेटा इसमें नहीं दे सकते? ये क्यों नहीं हो सकता है? हम 2 साल पहले का डेटा दे रहे हैं इसमें। तो ये सारे सवाल आपको पूछना चाहिए कि बेरोजगारी का आंकड़ा आपको नया देना चाहिए। सर्वे में नहीं दे सकते तो अलग से नत्थी कर दीजिए, उसमें दे दीजिए। अब 2020-21 का आप आंकड़ा दे रहे हैं तो हम लेकर क्या करें इसका? 21-22, 22-23 2 साल गुजर गए हैं, उसमें जो बेरोजगारी के बढ़ने के आंकड़े हैं उन पर भी तो उन पर कब बात होगी? 2 साल बाद बात होगी। उसका क्या फायदा होगा बात करने का? उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो जो भी उड़न खटोला में जाकर बजट बता रहा है उसके नीचे ये घंटी बजा दीजिए और पूछिए कि ये सारी बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो आप सबको ये देखने की जरूरत है। 10 मिनट बच गया है बजट शुरू होने में। अभी 28 जनवरी को प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं कि एनसीसी की रैली थी कि आप युवा अमृत पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक नई पीढ़ी आ गई है, सिर्फ उद्यान अमृत उद्यान नहीं हुआ है, पीढ़ी भी अमृत पीढ़ी हो गई है। कमाल है। और उन्होंने कहा कि ऊर्जा और उत्साह से भरा हो इस देश का युवा। कौन सा युवा, कहां का युवा ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है? गुजरात से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान से लेकर हिमाचल, बिहार, कहीं भी उठाकर देखिए तो हमारा युवा क्या कर रहा है। सरकारी भर्ती परीक्षा से परेशान है, पेपर लीक होने से परेशान है, रिजल्ट में देरी से परेशान है, नियुक्ति मिलने से परेशान है, हजार तरह से परेशान, लाखों की संख्या में युवा, और पेपर लीक हो रहे हैं। अभी हाल में हिमाचल प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा के लीक को लेकर सीबीआई ने कई राज्यों में छापे मारे और यह परीक्षा पिछले साल मई की है। ये गुजरात में भी क्या हुआ, पंचायत जूनियर क्लर्क की परीक्षा के लिए 9 लाख छात्र घर से निकलने वाले थे, परीक्षा रद्द हो गई। बिहार में भी यही खबर है, लाठियां खानी पड़ी लड़कों को। एक ही चीज बदलाव आ रहा है कि अब पेपर लीक कराने वाले गिरोहों को पकड़ा जा रहा है। यूपी सरकार भी पकड़ रही है, गुजरात में भी ये पकड़े गए हैं, हिमाचल में भी पकड़े गए हैं। तो ये आप बार बार नौकरी और भर्ती परीक्षा की जो बात करते हैं उसके असर में हुआ है, नहीं तो पहले ये सब नहीं होता था। पेपर लीक होते थे, परीक्षाएं रद्द होती थी, आपकी उम्र बर्बाद कर दी जाती थी। उत्तराखंड में भी हुआ, वहां भी पेपर लीक की बात सामने आई, लेकिन आप लीक तो नहीं रोक पा रहे हैं ना। क्यों नहीं लीक रोक पा रहे हैं? अगर अदानी साहब कहते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है, तो इन युवाओं पर, इनके जीवन पर जो हमला हो रहा है, क्या भारत पर हमला नहीं है? वो भी तो भारत के युवा हैं, इन पर भी तो हमला हो रहा है। अब राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान की खबर है कि 2nd ग्रेड टीचर के जनरल नॉलेज पेपर लीक हो गए। बताइए, अब पेपर लीक हो रहे हैं तो इससे जुड़े लोगों के घर गिरा दिए जा रहे हैं। तो एक बुलडोजर का फॉर्मूला आ गया, यूपी से नकल कर लो। पहले कोई आरोप तय हो, साबित हो, कोई प्रक्रिया भी तो होनी चाहिए ना, कि तुरंत आप घर गिरा देने से जो युवाओं को परेशानी हुई है
वो क्या कम हो गई, क्या दूर हो गई? तो आपको यह सोचना चाहिए कि किस तरह नौकरी के जो आंकड़े हैं 2 साल पुराने भी हैं, तो क्या वो पूरी तरह से दिए गए? किस तरह की नौकरी बढ़ी है, किस तरह का रोजगार बढ़ा है, कितना पैसा मिल रहा है लोगों को, कितनी सैलरी मिल रही है, ये आंकड़े क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? जब आप 2 साल बाद दे रहे हैं तो इतनी तो तैयारी आपको कर लेनी चाहिए थी, वो तो आपने की नहीं। ये सब सवाल किया कीजिए, नहीं तो आप लोगों की घंटी बज जाएगी, पहले बता दे रहा हूं। यस, तो 8 साल में आपने कौन सा स्ट्रक्चरल काम किया कि रोजगार बढ़ने का कोई आप सिस्टम नहीं बना पाए, उससे गिनने का? जैसे अमेरिका में क्या होता है, हर महीने डेटा आ जाता है नियम से, कितने नए लोगों को नौकरी मिली है और कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं। आप एकदम तुरंत का तुरंत जानते हैं। इस देश में क्यों नहीं यह किया गया? क्योंकि सच्चाई पकड़ में आ जाती और फिर झूठ बोलने वालों की डबल घंटी बज जाती। यस, तो हमें यह देखना है कि अब 5 मिनट रह गया बजट में, तो हम आपको बता दें कि आप लोग सही सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको अभी धर्म की राजनीति से मुक्ति मिलने वाली है, आपकी नियति तय हो गई है, आप झूठ में फंसा दिए गए हैं, अभी आप उसी में रहेंगे, वो आप तय कर लीजिए। आप कोशिश भी करेंगे तो अब इतनी मेहनत लग जाएगी कि अभी 10 साल लगेंगे, तो ये जिंदगी आपकी बर्बाद ही होनी है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी आप युवाओं को लंबे समय के लिए धर्म की राजनीति के रोजगार में उससे जुड़े रहना है, वही आपको करना है। कोई दूसरा विकल्प आपके पास आपको नजर नहीं आता है और आप इससे बाहर निकलने की क्षमता नहीं है आप में, ये मान लेनी चाहिए। धर्म की राजनीति से निकलने के लिए बहुत उच्च किस्म की बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, वो सब में नहीं है, क्योंकि वो धर्म की राजनीति हमेशा झूठ की राजनीति होती है। धर्म तो सत्य बोलने का साहस देता है ना, तो सत्य बोलकर दिखा दीजिए ना। क्यों नहीं सेबी ने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं सेबी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया जब अदानी ग्रुप पर इतने बड़े आरोप लगे? आज शेयर बाजार में क्या हालत देख लीजिए, अखबार भी पढ़िए कि कौन कौन लोग उस शेयर में, उनके शेयरों में, एफपीओ में निवेश करने आते हैं। बचाने की किस किस तरह के किस्से छप रहे हैं, पढ़ लीजिए आप। तो जिस तरह की गुलाबी तस्वीर पेश की गई है, आप वायर में अरुण कुमार का वो लेख पढ़िए कि ई श्रम में 28 करोड़ लोगों ने जो पंजीकरण कराया है, उनमें से 94% लोगों ने बताया है कि 10,000 से कम की सैलरी है। विश्व बैंक कहता है कि 13,000 रुपए के आसपास कमाने वाले लोग गरीब हैं। तो असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो 10,000 से कम कमा रहे हैं, यानी वो गरीब हैं। तो ये कैसा भारत है और किस तरह की दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है कि 23 करोड़ लोग सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं और उसमें से 94% लोग बताते हैं। सोचिए, ये तो 18-20 करोड़ से ज्यादा हो गया। गणित में मैं थोड़ा कमजोर हूं। अगर 18-20 करोड़ लोग अगर ये बता रहे हैं कि वो 10,000 से कम कमाते हैं, तब आपको बात समझ में आ रही है कि इस अर्थव्यवस्था में क्या दम है। क्या सिर्फ हेडलाइन से, झूठ से हम विश्वगुरु बनने वाले हैं? क्या हम झूठ बोलने में विश्वगुरु बनने वाले हैं? तो इन सवालों के साथ आप बजट को देखिए और उन उद्योगपतियों की कम सुनिए जो किसी दबाव में, कथित दबाव में और किसी घबराहट में इस बजट को 10 में 10 देने वाले हैं। तो आप समझ जाइए, इसलिए आपकी घंटी बज चुकी है। इसलिए मैं कर्नाटक से, बेंगलुरु से यह घंटी खरीद के लाया हूं, ताकि आप भी इस तरह की घंटी खरीदें और अपनी नींद, खुद को नींद से जगाते रहें, घंटी बजाते रहें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लाइव अब समाप्त होता है। धन्यवाद।